गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एवरीवन। सृजन ट्रस्ट बड़ौदा में रश्मि रंजन जी चलाती है। उनके संस्थापन के तहत आज ये जो टॉक्स शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो है डॉक्टर भगवती ओझा के साथ। उनका हम इंट्रोडक्शन देंगे और आपसे ये जो टॉक्स है वो मैक्सिमम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश है हमारी। बड़ौदा की एक जानी मानी महिला जो पूरे भारत और ग्लोबल लेवल पे भी अपना नाम कमा चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर स्पोर्ट्स, डॉक्टर भगवती ओझा। और वो इतनी उनकी इस उम्र में भी उनकी जो एथलेटिक पावर्स है, 87 इयर्स की एज में आपको लगेगा 47 इयर्स की एज का उनमें एजिलिटी है। तो आज हम उनके साथ टॉक्स करेंगे और उनसे जानेंगे, कई सवाल जवाब करेंगे। लेकिन एक मुश्किल है ये कि डॉक्टर को खुद को इतनी अचीवमेंट करने में मुश्किल नहीं हुई, लेकिन हमको याद रखने में ही मुश्किल आ रही है। तो माफ़ करना श्रोतागण, मैं थोड़ा बीच बीच में पढ़ के उनकी अचीवमेंट्स सुनाने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज कुछ न कुछ छूट जाएगा, ये जरूरी है। डॉक्टर भगवती ओझा का जन्म गुजरात के मोरबी में एक शिक्षित और गांधीवादी परिवार में हुआ था और चिकित्सा के पेशे को इन्होंने अपना लिया। लोगों की सेवा करने के लिए उनको अपना कर्तव्य समझते हैं और उनका खुद का एक मोटो है, स्वस्थ महिला स्वस्थ राष्ट्र, और उसी के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट की है, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं। इन्होंने सिर्फ 40 साल की उम्र में पर्वतारोहण यानी कि माउंटेनियरिंग की प्रशिक्षण में अपने आप को शामिल तो किया, लेकिन किसके अधीन? तेंजिंग के अधीन इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की और आज तक उन्होंने 9 बार पीक पे माउंटेनियरिंग काफ़ी हद तक ऊंचाई पे कर चुके हैं। आप गुजरात के वरिष्ठ नागरिक हैं, एथलेटिक्स संघ के सचिव हैं। आपकी उपलब्धियां और पुरस्कारों की प्राप्ति बेहिसाब है। डॉक्टर भगवती ओझा बड़ौदा मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर है। 216 में आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा खेल और साहसिक श्रेणी में वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया है। 2017 में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, 2018 में सर सयाजीराव पुरस्कार और विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लेकर 100 से अधिक स्वर्ण पदक और ट्रॉफी जीती है। 50 साल की आयु में वे गुजरात फ्लाइंग क्लब में शामिल हुए और विभिन्न एयरक्राफ्ट के लिए निजी पायलट का लाइसेंस भी हासिल किया और आज तक 150 घंटे उन्होंने फ्लाइंग किया है। और 65-60 साल की आयु में जबकि हम लोग मोस्टली रिटायर होने का सोचते हैं, वो दौड़, स्विमिंग, लंबी दूरी की साइकिलिंग जैसी स्पर्धा में भाग लेना उन्होंने शुरू किया। बोलो, 65 साल की उम्र में। स्कूबा डाइविंग और माउंटेनियरिंग करने वाली भारत की सबसे बुजुर्ग महिला है ये। आज 87 की उम्र में भी प्रतिदिन 5 घंटे या तो ये चलते हैं या साइकिलिंग भी करते हैं। 2 में से एक तो ज़रूरी है रोज़ सुबह करना, और दौड़ती भी है। आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2020-2021 में 2 बार आया है, शामिल हुआ है और विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के लिए एवं महिला, पर्यावरण और शांति के लिए पूरे भारत में साइकिलिंग की है इन्होंने। कारगिल युद्ध में सद्भावना मिशन के तहत इन्होंने टाइगर हिल्स पर जाकर सेना के साथ काम किया है। पर्यावरण अनुलक्षी जीवन जीने की खातिर इन्होंने अपना स्कूटर तथा कार भी बेच डाले, क्योंकि पॉल्यूशन क्यों फैलाना। आप वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए रोल मॉडल है। तो आज हम स्वागत करते हैं नॉन अदर देन डॉक्टर स्पोर्ट्स, डॉक्टर भगवती ओझा। उनके साथ जो सद्भाग्य प्राप्त हुआ है और उन्होंने इतना टाइम हमारे लिए आज निकाला है, आराम से हम बात करेंगे। और सृजन फाउंडेशन को भी हम आभार व्यक्त करते हैं इतनी बड़ी हस्ती को यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार डॉक्टर भगवती ओझा। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। सृजन टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं गौरांगी पटेल।
अब आपसे कुछ धन्यवाद। सवाल करूंगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर भगवती ओझा, यह आपका इतना लंबा परिचय और अचीवमेंट्स गिनाने के बाद एक सवाल है, पूछिए। अब आगे क्या करना है, क्या ख्वाहिश है? ओ माय गॉड, आगे क्या करना है वो तो ईश्वर के रहता है, लेकिन ऐसा है कि जब तक मैं नहीं जाऊँ तब तक मैं कुछ न कुछ काम करती रहूँ, सामाजिक कार्य करती रहूँ और अपना फिजिकल फिटनेस भी ख्याल रखूँ, क्योंकि अभी बड़ी मोटी उम्र में, एज में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, तो मैं अपने आप को फिजिकली फिट रखना प्रयत्न करूँगी। तो आप डाइट में क्या लेते हैं, कुछ कहेंगे 2 शब्द? डाइट में तो वेरी सिंपल डाइट। मुझे खाने का बहुत शौक नहीं है, तो क्योंकि बनाना पड़ता है, तो बनाने का शौक नहीं है इसलिए खाने का शौक नहीं है, पर सिंपल वेजिटेरियन डाइट। अच्छा अच्छा, इतनी उपलब्धि आपने प्राप्त की, कोई तो आपका इंस्पायर करने वाला होगा। हाँ जरूर, मेरे दादा बाबू, ग्रैंडफादर वॉज माय, क्या बोलते हैं, टीचर, प्रेरणादायक, मुझे इनकरेज करने वाला, एवरीथिंग वाज माय ग्रैंडफादर। अच्छा। क्योंकि वो प्रिंसिपल थे स्कूल के। मैं मोरबी से आ रही हूँ। मोरबी इज सौराष्ट्र, राजकोट। सौराष्ट्र इज लिटिल बिट ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी इन कंपेरिजन टू गुजरात एंड बॉम्बे। तो जब मैं छोटी थी तब हमारे यहाँ 12 साल के बाद लड़की को स्कूल में जाने को नहीं देते थे, तो शादी हो जाती थी 14 साल में। लेकिन मेरे घर में क्या था कि शिक्षण का बहुत महत्व था। मेरे ग्रैंडफादर थे प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मेरे 3 अंकल, वो 2 प्रोफेसर थे कॉलेज में, एक शिक्षक थे, एक वकील थे, तो हमारे घर में पढ़ाई का बहुत महत्व था। ठीक है, मेरे फादर उनके फैमिली में बड़े थे सबसे, मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ी थी, तो मेरे अंकल बोलते थे कि भगली को, मेरा नाम नित्य भगली, डॉक्टर बनाएंगे। उस जमाने में डॉक्टर का व्यवसाय था नहीं, डॉक्टर कोई बनते नहीं थे, पढ़ाई नहीं होती थी, तो कोई सवाल ही नहीं। तो मेरे अंकल बोलते थे कि भगली को हम डॉक्टर बनाएंगे, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे डॉक्टर बनना है। उस टाइम लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते थे यार, तो शादी हो जाती थी। मेरी कजिन सिस्टर, हम एक ही घर में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही बेंच में बैठे थे, उनकी शादी हो गई 14 साल की उम्र में। फिर मेरी शादी की बात शुरू हुई, तो मैंने मेरे ग्रैंडफादर को बताया, वो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड फॉर मी, कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, आगे पढ़ना है, तो क्या आप पढ़ाएंगे? तो मैं खुश हो गई, चलो हमें छुट्टी मिल गई। तो 14 साल की उम्र हुई तो मेरी शादी की बात शुरू हुई। मैंने सुना फैमिली में मेरी शादी की बात कर रहे हैं, तो मैंने ग्रैंडफादर को बताया कि भाई मेरी शादी की बात हो रही है, आप मुझे बोल रहे हो प्रॉमिस दे रहे हो कि डॉक्टर बनाएंगे। ग्रैंडफादर ने उस दिन बोला, कोई भी भगवती का नाम मत ले शादी करने के लिए, जब उसको करनी करेगी उसका कोई नाम न ले, उसको आगे बढ़े करने। और हम बिंदास हो गए, चलो भाई हमें अभी छुट्टी मिल गई, और मेरे ग्रैंडफादर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। बराबर। तो इट वाज लाइक दैट कि फैमिली में से इंस्पिरेशन मिला। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात, उस टाइम इतनी कॉलेज भी नहीं थी जब अभी है, तो ऐसे के बाद मुझे कहाँ पढ़ना जाना। लकीली हमारे फादर की ट्रांसफर हुई कच्छ में, गांधीधाम में। गांधीधाम में जो स्कूल भी नहीं थी, भूज में पहली स्कूल, भूज। ओके। आई वॉज द ओनली गर्ल स्टूडेंट इन द कॉलेज। अरे वाह, ओनली गर्ल स्टूडेंट। कच्छ की लैंग्वेज अलग, अच्छी भाषा, मुझे भाषा भी नहीं आती थी, कॉलेज में जाना कोई मुझे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ उस टाइम ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, जेंट्स लेडीज से बात नहीं करते थे। फिर भी मैंने अपना स्टडी कंटिन्यू रखा। मेरे ग्रैंडफादर अलाउ किया मुझे, नहीं तो ग्रैंडफादर आप बोल सकते थे, ही अलाउड मी टू कंटिन्यू माय स्टडी। अच्छा, अभी एक और हो बात हो, साइंस कॉलेज का टाइमिंग रहते थे फ्रॉम 11 to 5 यूजुअली। मेरी मम्मी ने इंसिस्ट किया था कि मेरी भगवती को घर काम सिखाना है और खाना सिखाना है, तो ग्रैंडफादर ने बोला कि मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसको गाइड करूँगा। ठीक है, तो एक वो तो हो गया। अभी क्या हुआ, मेरी कॉलेज का टाइमिंग हुआ मॉर्निंग फ्रॉम 7 to 12। अभी खाना कब पकाए? बराबर। और उस वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, लालटेन पे काम करना पड़ता। मेरे ग्रैंडफादर ने 1 साल तक हम उन लोगों को लंच बना के खिलाया। वाह, दैट वाज इंस्पिरेशन। अगर उसने ना बोल दिया होता तो मेरी पढ़ाई खत्म, क्योंकि मेरा टाइमिंग तो मॉर्निंग का था। बराबर। मैं मम्मी अलाउ नहीं करने थी, खाना पकाना सीखना पहला जरूरी है। लेकिन माय ग्रैंडफादर खाना पकाया मुझे, मेरी छोटी सिस्टर थी 3rd स्टैंडर्ड में, और अंकल
तीनों को लंच दिया। रात शाम का खाना मैं बनाती थी, पर लेकिन मेरे अगर दादा ने नहीं किया होता। हाँ। अच्छा, अभी मैं कॉलेज में एक दिन जल्दी आ गई, डिबेट का प्रोग्राम था। मैंने बोला मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे डिबेट से क्या लेना है। तो दादा ने पूछा बेन क्यों बेल आया हुआ तुम्हें? मैंने कहा कि भाई डिबेट थी, उसमें मेरी क्या जरूरत। तो एक उनसे बोला आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो, पढ़ाई अकेला नहीं होना चाहिए। बराबर। सोसाइटी व्हेन यू कम आउट ऑफ द कॉलेज, सोसाइटी लुक्स एट यू एज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। राइट। कॉलेज की ऑल एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना वो आपकी ड्यूटी होती है। बराबर। तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। इसकी बल पर मैं अभी जो भी कुछ कर रही हूँ इसके हो कर रही हूँ। एक दफे शुरू किया तो आई शुड कंट्रीब्यूट कंप्लीटली wholeheartedly to my course that was given by my grandfather। क्या नाम था उनका? दलसुख राम। दलसुख राम। दलसुख राम। हमारे फैमिली में राम लिखे लगता है। अच्छा। मेरे फादर का नाम मनवंत राम, मेरे ग्रैंडफादर का नाम दलसुख राम, अच्छा। उसके फादर का नवल राम, वो रहते हैं। तो आई एवरीथिंग आई ओ टू माय ग्रैंडफादर। उस जमाने में कितने लिबरल और प्रोग्रेसिव थॉट्स रखते थे उनके ग्रैंडफादर। सोसाइटी ने कुछ बोला भी होगा, लेकिन सोसाइटी किसी को छोड़ती नहीं। बराबर। लेकिन मुझे कभी किसी ने कन्वे नहीं किया कि भी सोसाइटी ये बोल रही है। अच्छा, हमें शादी नहीं करने का एक रीजन मैं बता दी। हाँ जी। मेरी कजिन की सिस्टर की शादी हो गई, तो हमारे यहाँ शादी में होरोस्कोप देखते हैं। हाँ। होरोस्कोप, ठीक है। तो मेरा भी होरोस्कोप उन लोगों के साथ देख लिया, होने वाली। इसमें आया कि भगवती मंगली है। उस टाइम पता नहीं था कि मंगली क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मंगली मीन्स क्या, व्हाट इज। तो मंगली जो मंगली से शादी करनी चाहिए, नहीं तो विडो होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज विडो, उसमें क्या है। क्योंकि विडो को सोसाइटी में नहीं जा सकती है, सफेद साड़ी पहननी होती है, बाल नहीं रखना होता है, जैसे बात नहीं करनी होती है, वो विडो को सब फॉलो करना है थ्रू आउट द लाइफ। मैंने सोचा कि अगर मैं शादी करूंगी तो विडो बनूंगी। बराबर। अगर विडो बनूंगी तो सोसाइटी में मेरे पर रिस्ट्रिक्शन डालेगी। बराबर। तो मैं शादी ही नहीं करूंगी तो विडो होने का सवाल ही नहीं है। I took decision at the age of 12 not to marry. Wow. Not to marry and to become doctor. ये दो डिसीजन मैंने लिया जो मेरी लाइफ में अभी भी कंटिन्यू है। अच्छा, अभी थर्ड डिसीजन। हाँ जी। एसएससी में मैं पास हो गई, बहुत अच्छा मार्क्स आया, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन देने आते हैं, बधाई देने आते हैं। एक वीडियो भी मैंने आई रोते रोते, ये तो लड़की है, इसकी तो कल शादी हो जाएगी। अगर लड़का होता तो पिताजी को मदद करते हैं। मैंने उसी टाइम डिक्लेयर किया कि मैं अपने फादर के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। उस टाइम ये थर्ड डिसीजन लिया एट एज ऑफ 14। तो बोलती जा जा, कोई दोषी मरी सामने गया तो हमारी लड़की तो शादी करनी पड़े, लेकिन मैं नहीं करूँगी आपको। और आई फॉलो दैट। वाओ, बड़े जाबाज और खुददार दिल वाले रखने वाले हैं ये डॉक्टर। उसमें मैं फैमिली का भी सपोर्ट होता है, मुझे फैमिली इंसिस्ट करते हैं, हाँ तो मुझे करनी पड़ती है। राइट। तो मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट। राइट। ओके। आप तो बहुत डिसिप्लिन्ड है, आपको कभी ऐसा लगा कि बस थक गई, अब मैं सिर्फ लाइफ को एंजॉय करूंगी, कॉफी टेबल पे दो पैर रख के आराम करूंगी, ऐसा कभी विचार आया आपको? डिसिप्लिन तो मेरी फैमिली में है। मेरे ग्रैंडफादर टेनिस प्लेयर थे, लॉन टेनिस प्लेयर, और मेरे अंकल भी थे, तो स्विमर थे। फैमिली स्पोर्ट्स तो थी, लेकिन क्या था उस टाइम इतनी स्पोर्ट्स पॉपुलर नहीं थी। अखाड़ा था ત્યારે, अखाड़ा અને સ્વિમિંગ કરते हम मछुरी हो, तो लेकिन स्पोर्ट्स मेरी फैमिली में थी, इसलिए आई एम इनहेरिटिंग दैट। अच्छा जी। तो मेरी फैमिली में सब ब्रॉड माइंडेड, हाँ, इसलिए मुझे इसका एडवांटेज है। हाँ, और अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करते हुए ये भी पता चला कि आपने 1955 में आप एनसीसी कैडेट थी, अभी 2024 में आपको ढूंढ निकाला, हाँ। और आपको उसका एनसीसी अचीवर अवार्ड मिला आपको। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। आई सरप्राइज कि 1955 में मैंने 4 महीने के लिए एनसीसी ट्रेनिंग ली थी। इट वाज राजकोट कॉलेज में थी। इट वाज फर्स्ट गर्ल स्टार्टेड इन 1955 राजकोट धर्मेंद्र कॉलेज। अरे वाह। अगस्त में ट्रेनिंग शुरू हुई, जूनियर कॉलेज खुली थी, अगस्त में ट्रेनिंग शुरू हुई, जिससे मैं पूरी हो गई। ओनली 4 महीने मैंने ट्रेनिंग ली थी, और फिर तो मैं भूल गई। फिर मैं मेडिकल में गई, फिर प्रोफेशन में आ गई, मैंने एनसीसी के बारे में भूल ही गई थी। बराबर। एनसीसी वालों ने ढूंढ निकाला। हाँ हाँ। मेरा नाम, मेरा फोटो, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए ना, प्रूफ। हाँ। थी, तो उन लोगों ने ढूंढ निकाला। अरे वाह, बढ़िया। क्योंकि इसका रीजन मैं बताती हूँ। हाँ। वो भी एनसीसी में से अवार्ड शुरू किया था, मुझे पता नहीं था, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। अच्छा। लेकिन मेरी एक फ्रेंड यशस्वी नित्याम्बे, वो एनजीओ चलाती थी, ई प्लस फाउंडेशन। ई प्लस में एजुकेशन प्लस
ऑल एक्टिविटीज। उसने एक फिल्म बनाई थी, वी शैल ओवरकम, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, हाफ एन आवर, उसमें मैंने काम किया था। वो फिल्म दिखाई थी गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से। तो उसमें हाउ टू टैकल टेररिस्ट, वो अच्छा, हाँ, कब 1955? नहीं अभी अब ये फिल्म तभी आई। अच्छा, तो उसमें हमें काम किया था। हाँ हाँ, और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था बलशाली गुजरात। बलशाली गुजरात मीन्स गुजरात को कैसे कि हमारे लोग क्या है, ऐसा हमारी इम्प्रेशन है कि गुजरात के लोग कावड़ हैं और इजी गोइंग है, तो आर्मी में कम जाते हैं, डिफेंस में। तो वो हमें मिटाना है वो जो है। तो हम हर स्कूल कॉलेज में लेक्चर लेने जाते हाँ। थे, सिलेक्ट डिफेंस एज ए कैरियर, आर्मी एज ए कैरियर। बराबर, वी गो फॉर डॉक्टर या कॉमर्स या इंजीनियर, हाँ, वी गो, वी आर नॉट गोइंग टू द आर्मी डिफेंस। तो हम स्कूल कॉलेज में लेक्चर लेने जाते थे, अच्छा, चूज डिफेंस एज ए कैरियर। राइट, ऑफकोर्स विद आर्मी ऑफिसर्स हैं, वहाँ उन लोगों ने मेरे लेक्चर सुना होगा। हाँ हाँ, ये इंस्टीट्यूट जो अवार्ड दे रहे हैं अच्छा, सर से उम्मीद जाती थी हम्म, लेक्चर देने स्कूल कॉलेज। हम्म, तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे ट्रेस किया। हाँ, और मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग अवार्ड ऐसे देते हैं, अप्लाई भी नहीं किया था। अच्छा, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस बाबत, तो उसमें मेरा नाम डिक्लेयर हुआ। ओहो, तो वो लोगों ने मुझे प्रेस कटिंग भेजा, बहुत ही हो आपका पर, लेकिन मेरे पास फोटो नहीं है, कुछ हाँ, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हाँ। कोई कैडेट थी ऐसा कुछ तो चाहिए। तो वो एक हमारे पास है। उन लोगों ने ढूंढ निकाला 1955 में फोटोग्राफ और मुझे अवार्ड दिए। तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा अवार्ड है, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, तथा मुझे मिला। 33 लाख जो सच्ची मेहनत करते हैं, हाँ जी, वो ईश्वर सही कहा, रिवॉर्ड दे देता है। देर से ही सही पर आपको अचीवर अवार्ड दिया ही है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपको क्या लगता है, जैसे आपने शादी नहीं की तो आपका पूरा जीवन आपने समर्पित किया और आपने मतलब आप एथलीट रही और अभी जारी है आपका स्पोर्ट्स में आपका इन्वॉल्वमेंट एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर किसी आज के ज़माने की बात बोल रही हूँ, कोई लेडी है जो आपके जैसे जीवन जीना चाहती हो और शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, तो वो बैलेंस करके इतनी हद तक की अचीवमेंट प्राप्त कर सकती है या मुश्किल है? ना कर सकते हैं, अभी इतना मुश्किल नहीं जो पहले था। मेरी फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो फैमिली में भी है, बच्चे भी हैं, घर भी संभालती है और स्पोर्ट्स में भी जाती है। और मेरी उम्र की अब जो फ्रेंड्स है वो वीडियो भी है, मेरी तीनों फ्रेंड्स जो तीनों ग्रैंड माँ भी है, अवार्ड देती है मेरे साथ। तो सोसाइटी पे डिपेंड करता है और फैमिली में। बराबर, फैमिली इज मोस्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट। फैमिली का सपोर्ट होगा तो ही आप आगे बढ़ोगे। आज की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में स्त्री को जो फाइट करनी पड़ती है वो उनको इक्वल लेवल के एक तो समझते नहीं है, कोई भी जगह स्ट्रेटास में उनको डिवाइड किया गया है और उनको हम के नीचे सॉर्ट ऑफ रहना पड़ता है या एक्सप्लॉइट हो जाती है महिलाएं मेल्स के सामने। तो आपका कोई ऐसा अनुभव है कि जहां आपकी ऐसी सिचुएशन आई और आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, तो आप बताएंगे, ऐसा कुछ शेयर करेंगे? आपके बस पूरी सही है। मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में हमें काम करना, कुछ भी करना, आगे बढ़ना डिफिकल्ट तो है। वन ऑफ द रीजन इज सेक्स, या वीक सेक्शन ऑफ द सेक्स। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हम जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं अभी, तो वहाँ 5-5 का ग्रुप होता है, 60, 65, 70, 75 ऐसे ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो जेंट्स के लिए क्या होता है कि 60 प्लस ग्रुप, 65, 70 प्लस, 75 प्लस ऐसे ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेडीज के लिए क्या होता है, 60 ऑल अबाउट टुगेदर, 65 वाला, 75 वाला, 80 वाला सब एक ही ग्रुप में आ जाएंगे 60 प्लस में। तो मैंने बोला कि भाई क्यों ऐसा, तो कि लेडीज कम आती है। आई एग्री, लेडीज कम आती है। क्यों कम आती है? बिफोर इंडिपेंडेंस women were not allowed to go out of the step out of the house। बराबर, ठीक है। हमें इंडिपेंडेंस मिले कितना साल हुआ, राइट, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे तो अभी वुमेन आ रही है, लेकिन आप समझो कि जेंट्स 5 निकले, लेडीज एक ही निकलेगी, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस लेडीज घर के बाहर ही नहीं। और लेडीज क्यों नहीं निकलती थी? उनको तो निकलना था, काम करना था, आगे बढ़ना था। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने डोंट अलाउ। हाँ, आज से 10 साल बाद लेडीज भी आएगी, 70 ईयर्स की आएगी, 75 ईयर्स की आएगी, क्योंकि अभी करने लगे।
तो महिला को तो आगे जाना है, लेकिन वन थिंग इज दैट वी आर वीकर सेक्शन एज ए सेक्स, तो उसका एडवांटेज बहुत ले लेते हैं लोग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। इट इज स्टिल देयर, तो बड़े बड़े लोग, एजुकेटेड लोग, आप पढ़ते हैं हम सब लोग, वो वीकर सेक्शन है, आई एग्री विद दैट। उसके लिए हमें फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। और मेरे अंकल तो मुझे कहते थे, और मैं भी मानती हूँ, आप चाहे कितना भी पढ़ो, लेकिन आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। आपको कौन प्रोटेक्ट करने आएगा? आप सुबह शाम कहीं जा रहे हो, यू शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप चाहे कितना भी पढ़ो, कितना भी पैसादार हो, कितना भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन आपको एक धक्का मार के सब कुछ बिखर जाएगा। बराबर। इसके लिए आपको खुद को, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इज ए वेरी मच रिक्वायर्ड। वी शुड गिव ट्रेनिंग टू द गर्ल्स। आप चाहे कितना पैसेदार होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, एवरीथिंग इज यूजलेस राइट। इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, राइट। डिफेंड योरसेल्फ। राइट, बराबर है। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज की जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी सब काम करो, जो भी काम करो, सिंसियरली करो, और बिना अपना स्वार्थ किए। अभी जो हमारे देश का सिनेरियो है, उसमें हो सके उतनी हेल्प करो, क्योंकि हम रहेंगे, देश रहेगा तो हम रहेंगे। बराबर। तो हमारी ड्यूटी है कि सिंसियरली, सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी, वेरी ऑनेस्टी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सिंसियरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो अगर हम करेंगे बिना स्वार्थ के लिए, बिना से, तो हम आगे बढ़ेंगे। और आपका हम कैसे आगे बढ़ेंगे अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा? तो ये हमारी ड्यूटी रहती है। और वो हमारी फैमिली में हम फैमिली में हमने सीखा है कि जो भी काम करो वो सिंसियरली करो। और आपको बता दूं कि नागर लोग, वी आर नागर, वी आर ऑनेस्ट पीपल। या राजा के टाइम में उनके जो पीए रहते थे ना, वो नागर रहते थे। अच्छा। हाँ, मेरे फादर का नाना वो मोरबी स्टेट के दीवान थे। अच्छा। हाँ। उसके मामा एक फिजिशियन थे मोरबी स्टेट के। ओके। तो हमारे जो ज्ञाति है, जो वडनगर, मोदी साहब का ओके। क्या बात। तो हमारी ज्ञाति इज नोन फॉर दैट, ऑनेस्टी, सिंपलिसिटी, राइट। सिंसियरिटी, राइट। वी आर नोन फॉर दैट। तो लेकिन सबको करना चाहिए। बराबर। सबको करना चाहिए, क्योंकि एक दफे हमें ऊपर तो सबको जाना ही है, ठीक है? तो अगर काम करके कुछ, किसी को कुछ मदद करके हम जाएं, तो और जो भी हमारे पास है वो हम उनको शेयर करें। बराबर। तो बहुत जरूरी है। तो श्रोतागण, हम डॉक्टर भगवती ओझा के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय तो दिया ही दिया, लेकिन जो कल्मिनेशन पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने कहे। उनकी लाइफ की काफ़ी रोचक बातें शेयर तो की ही, लेकिन जो उन्होंने सीख दी है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम स्त्रियों को सबसे पहले सेल्फ डिफेंस सीखने की बहुत ज़रूरत है। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे, और ये सब कैसे आ सकता है? एजुकेशन से, मेंटल स्ट्रेंथ क्रिएट करने से। और कई बार हम सुनते हैं स्त्री की दुश्मन होती है, लेकिन हम स्त्रियों को ही ये साबित करना है कि नहीं, स्त्री की दुश्मन नहीं होती है। वो एक दूसरे के सपोर्ट में कंधे से कंधा मिला के काम करती है और एक दूसरे के लिए एम्पैथी रखती है। और इन्होंने जो बोला डॉक्टर भगवती ओझा ने आगे भी, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अपने आप डिसिप्लिन रह के डिसीशंस लेना है और उस पर बोल्डली एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आपको पीछे हटाने के लिए लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इनके दादा जैसे लोग बहुत कम, लकी लोगों को ही मिलते हैं। लेकिन इनसे ही हम इंस्पिरेशन लेके क्यों आगे ना बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। फ्रॉम सृजन ट्रस्ट, फ्रॉम टिया एंड निराली जो हमारे टीम मेंबर है, एंड फ्रॉम माई सेल्फ गौरांगी पटेल। धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। हम निरोगी, निर्भय, निश्चिंत नारी, ऐसा समझ में आओ सब मिलके इस अभियान में हम जुट जाएं और बहनों को
हमको बहनों को प्रेरणा दे, आगे बढ़ो, और हम भी उनको जितने हो सके सपोर्ट करें। जय हिंद। जय हिंद।